बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है 15 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले हम जो है इस चैप्टर का क्विक रिव्यू लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है इतना अंदर गहराई में जा रहा है कि आप फिर गुम हो जाएंगे। आप गुम हो जाएंगे, आपको सर पैर ही समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर का कि कहाँ पर थे। ठीक है भाई, तो मैं क्विक रिव्यू कराऊंगा इसको सबसे पहले, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। क्योंकि पिछले टॉपिक को अगर आपने कवर न किया, पिछले टॉपिक्स को जहन में नहीं रखा, तो आप कभी भी जो है वो इसको याद नहीं रख सकते। आपका मसला ये होता है ना कि आप भूल जाते हैं, ये मसला होता है। आप इसलिए भूल जाते हैं भाई कि आप जो है वो तरतीब ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक्स की नहीं रखते। ठीक है, एक चैप्टर के अंदर मेन हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, उसके अंदर हेडिंग्स होती हैं। इस पूरे नक्शे को अपने दिमाग में उतारें, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम जो है, तो इसका क्विक ओवरव्यू लेके फिर हम जो है वो आज का टॉपिक अपना जो है वो देखेंगे। अच्छा, वही आगे बढ़ने से पहले फिर दोबारा बता दूं, अगर पिछला पार्ट नहीं देखा तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का। और ये पाकिस्तान स्टडी की वीडियोस नहीं है सिर्फ, ये मैं बता दूं बार बार, अपने जानने वालों को भी बताएं कि भाई आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल पे आ जाएं और ये पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट उठा के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट से शुरू हो जाइए और आगे बढ़ते रहिए। तो इंशाल्लाह CSS वाले, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, ये आप देखेंगे जब आप टेस्ट में बैठेंगे ना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट में बैठेंगे, तो आप यकीन करें ये आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये पाकिस्तान स्टडी की पूरी सीरीज़ आपको कितना फ़ायदा देगी। आपकी इंग्लिश में फ़ायदा देगी, आपकी ज्योग्राफी में फ़ायदा देगी, आपकी जो है वो हिस्ट्री में फ़ायदा देगी, आपकी इंडो पाक हिस्ट्री में आपको फ़ायदा देगी, ये आपको पॉलिटिक्स में फ़ायदा देगी, आपको पॉलिटिक्स की बेसिक्स जो है वो समझ में आएंगी। ये पूरी सीरीज़ ही इस तरह से मैंने डिज़ाइन की है। ठीक है भाई। अच्छा, पिछले पार्ट की तरफ वही मैं बोल रहा था कि पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर लिंक शो हो जाएगा, और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में, इसी स्क्रीन के नीचे, इसी स्क्रीन पर आपको जो है अगला पार्ट, उसका लिंक शो हो जाएगा। और पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा आपके सामने, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछले चैप्टर्स की सारी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा मैट्रिक केमिस्ट्री, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, मैट्रिक बायोलॉजी, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, 9th केमिस्ट्री, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं, सारी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं। 12th केमिस्ट्री, क्लास 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के अपलोड कर चुका हूँ। 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाइए। 12th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 अभी चल रहा है, न्यू बुक क्वांटम फिज़िक्स, वो अभी चल रहा है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, 12th फिज़िक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है भाई। तो अब चलते हैं यहाँ पर, ये जो इसका ओवरव्यू लेके फिर हम आगे जो है वो चलते हैं। रिसोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, इसकी 2 मेन हेडिंग्स थी हमारे पास। सबसे पहले इसको अपने पास नोट कर लें, इस नक्शे को। हमारे पास था ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना, इसी को असल में हम आगे पढ़ते हुए जा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स तो अभी आएगा टॉपिक, और ये नेचुरल रिसोर्स जो है, ये देखें, नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर हमने जो है वो डिवाइड किया था सारा का सारा सिस्टम। किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा ना कि वरना आप इन टॉपिक्स में गुम हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। इसकी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर सॉइल जो है नंबर 1,
नंबर 1 सॉइल को देखा हमने, और सॉइल के अंदर फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉइल को देखा, इंडस बेसन सॉइल्स, माउंटेन सॉइल्स, सैंडी डेजर्ट सॉइल्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमने फॉरेस्ट को देखा इसके अंदर ही, सॉइल के बाद हमने ये नेचुरल रिसोर्सेज है, याद रहे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, ये आगे आएगा। नेचुरल रिसोर्सेज में सॉइल हो गया और इसके अंदर टाइप्स ऑफ सॉइल हो गया। फिर इसके अंदर जो दूसरा टॉपिक है था वो फॉरेस्ट का था। फॉरेस्ट को हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को डिस्कस किया था, माउंटेनस फॉरेस्ट, सब माउंटेनस फॉरेस्ट, ड्राई वेस्टर्न माउंटेनस फॉरेस्ट, रिवराइन फॉरेस्ट, कैनाल फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट, इसको डिस्कस किया था। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट को डिस्कस किया था। तीसरा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने मिनरल्स का डिस्कस किया था, मिनरल्स, ठीक है भाई। और मिनरल्स के अंदर हमने मिनरल ऑयल को डिस्कस किया था, नेचुरल गैस को डिस्कस किया, कोल को डिस्कस किया, आयरन ओर को डिस्कस किया, क्रोमाइट, कॉपर, जिप्सम, सॉल्ट, लाइमस्टोन, मार्बल, इन 10 टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है भाई। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज के बाद ये दूसरा हो गया हमारे पास पहला टॉपिक। इसके बाद ये दूसरा टॉपिक जो है वो आ जाता है एग्रीकल्चर, ये दूसरा टॉपिक हो गया। पहला टॉपिक हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा टॉपिक हो गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हमने सिस्टम, इसके अंदर है सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, इसको डिस्कस किया। और सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर हमने कैश क्रॉप्स को डिस्कस किया और फूड क्रॉप्स को हमने डिस्कस किया। कैश क्रॉप्स के अंदर हमने कॉटन, शुगर कैन, टोबैको, ऑयल सीड, ठीक है। और फूड क्रॉप्स में हमने वीट, राइस, मेज़, सोरगम एंड मिलेट्स, पल्सेस, बार्ले, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसको डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल के अंदर ही, अभी देखें इसके अंदर ये आ रहा है, अभी इसके अंदर हमारे पास सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर हमने किसको, कैश क्रॉप्स को डिस्कस किया। और क्रॉप्स में हमने कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स को डिस्कस किया, ठीक है भाई। इसके अंदर ही हमने दूसरा टॉपिक जो है वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। हाँ, याद आ रहा है ना, अभी पिछले पार्ट देखें हमने प्रॉब्लम्स पे बनाए हैं। उसके बाद फिर हमने मेजर्स को डिस्कस किया इसी टॉपिक में, यानी कि वो इक़दामात जो कि उठाए जाएंगे तो इन प्रॉब्लम्स का हल निकलेगा। कौन सी प्रॉब्लम्स हैं ये, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और ये एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स के अंदर फिर हमने इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, लो लिटरेसी रेट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स, नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन, लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, रोल ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, fragmentation of land holdings, insufficient means of transport, difficulties in the marketing of crops, unsuitable conditions। उसके बाद measures to solve agricultural problems, ये आ गया। इसमें हमने एजुकेशनल फैसिलिटीज़, यानी कि कौन से इक़दाम जो है वो उठाए जाएंगे तो जाके ये मसला जो है वो हल होगा, ये मसाइल हल होंगे, ये प्रॉब्लम्स हल होंगी। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इसमें देखा हमने, प्रोविज़न ऑफ सॉफ्ट लोन्स, इसको देखा हमने, मीन्स ऑफ इरिगेशन देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल वोकेशंस देखा, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस, ये हमने देखा, ठीक है भाई। अब सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर के बाद इसमें हमारे पास जो दूसरा, इसी एग्रीकल्चर में जो दूसरा टॉपिक आ रहा है बी, वो क्या है, इरिगेशन। ये हमारा आज का टॉपिक है, इरिगेशन मतलब आबपाशी का निज़ाम, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर की 2 मेन हेडिंग्स, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर सॉइल, फॉरेस्ट और मिनरल्स, इसको डिस्कस करने के बाद एग्रीकल्चर के अंदर 2 मेन हेडिंग्स, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर और इरिगेशन। सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप्स, प्रॉब्लम्स और मेजर्स, इनको डिस्कस कर लिया। और अब इरिगेशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये बी में लिख रहा हूँ, बी इरिगेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है, इरिगेशन। अब देखिए पता है आपको कि इरिगेशन ये जो टॉपिक है हमारा, ये किस हेडिंग के अंदर आ रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है।
ये क्रॉप्स वाला जो टॉपिक है किसके अंदर आ रहा है? एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है। प्रॉब्लम्स या मेजर्स ये जो टॉपिक है किसके अंदर आ रहा है? एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है। मिनरल्स किस टॉपिक के अंदर आ रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आ रहा है। फॉरेस्ट सॉइल किस टॉपिक में आ रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आ रहे हैं। अब आपको इसको अपने पास नोट कर लें आप, ठीक है इसी तरह, ताकि आपको पता लगे कि आप कितना कर चुके हैं, कहाँ खड़े हैं और अब क्या करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो इरिगेशन जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। आबपाशी का जो निज़ाम है, पानी की तरसील का जो निज़ाम है, इसको शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले पानी से के हवाले से आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी पिछली वीडियोस में बताया है, कि पाकिस्तान का नक्शा जो है वो ऐसा है, इंक्लाइंड है ना। पाकिस्तान का नक्शा ऐसा है, ये इस तरह से। ये हमारे पास जो है इस साइड पर ये सिंध आ जाता है, ये सिंध आ गया, ये बलूचिस्तान आ गया। सिंध के साथ भी समंदर लगता है, बलूचिस्तान के साथ भी समंदर लगता है। ये लंबाई में जो है ये आपका KPK आ जाता है और ये आपका पंजाब आ जाता है। साथ में जो है वो इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया, ये आपका इंडिया आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। मतलब पाकिस्तान के ईस्ट में पंजाब के साथ और सिंध के साथ बॉर्डर लगती है, किसकी? इंडिया की। अच्छा, इंडिया की बॉर्डर आगे भी लगती है, आपको पता है। ये जो इलाका है ये कश्मीर का है और गिलगित बल्तिस्तान का है। गिलगित बल्तिस्तान और ये कश्मीर, कश्मीर के दो हिस्से हैं। एक ये आज़ाद कश्मीर है जो हमारे पास है, ये पूरा कश्मीर है, और ये आज़ाद कश्मीर है जो हमारे पास है। और ये जो है ये जम्मू एंड कश्मीर है, जो कि मकबूजा कश्मीर कहलाता है, ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। इसके ऊपर इंडिया का कब्ज़ा है। जम्मू एंड कश्मीर ये ऑक्यूपाइड है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ऑक्यूपाइड। ठीक है भाई। अब ये गिलगित बल्तिस्तान से ऊपर क्या है? माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स। इन पहाड़ों के ऊपर, ये पहाड़ नहीं हैं बल्कि ये क्या हैं? ये पहाड़ी सिलसिले हैं, एक पहाड़ नहीं है, माउंटेन की सीरीज़ है, माउंटेन रेंजेस हैं। हिमालय इसके अंदर आ जाता है और दूसरे जो कि ये पहाड़ी सिलसिले मतलब पहाड़ों की कतारें, इसको माउंटेन रेंज कहते हैं। जो पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से आगे इंडिया में भी जा रही है, चीन में जा रही है, आगे चीन के साथ तिब्बत है उसमें जा रही हैं, और इंडिया के साथ भूटान लगता है, नेपाल लगता है। ठीक है, ये सब में इतने बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं जो कई मुल्कों को कवर कर रहे हैं। यहाँ से ये वेस्ट से असल में शुरू होता है पहाड़ी सिलसिला, वेस्ट से और आगे तक ये पूरा जाता है। पिछली वीडियोस में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, माउंटेन्स। बहरहाल इन्हीं पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ मौजूद है। यहाँ जो बर्फ़बारी होती है उसकी वजह से बर्फ़ मौजूद है और ग्लेशियर्स मौजूद हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो ये बर्फ़ पिघलती है और यहाँ से पानी नीचे आना शुरू होता है, यहाँ से पानी नीचे आना शुरू होता है, यहाँ से यूं 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 यूं। तो ये पानी जो पिघल के मेल्ट होके, ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, ये आइस जो पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, ये पिघला हुआ पानी, ये मेल्ट हुआ पानी ये नीचे आ रहा है गर्मियों के दिनों में। ठीक है, और यहाँ आने के बाद ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है रिवर। क्या बना रहा है ये? रिवर। ऐसे 6 रिवर्स जो हैं यहाँ पर हमें नज़र आते हैं, 6 रिवर्स। और भी रिवर बनते हैं, ठीक है, जो चाइना की तरफ जा रहे हैं, जो इंडिया के दूसरी साइड पे और वो रिवर जा रहे हैं, और जो है वो नेपाल की तरफ जा रहे हैं, भूटान की तरफ जा रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे रिवर हैं, क्योंकि पहाड़ी सिलसिला जो ना ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। गर्मियों में बस पानी ऐसे बह रहा होता है और सारे मुल्कों में जा रहा होता है। बहरहाल हम इस टुकड़े की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो रिवर आ रहे हैं ये 6 किस्म के दरिया हैं। इसमें से हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, जिसका आजकल बड़ा मसला चल रहा है ना, अगर आप पॉलिटिक्स को साइड में रखें
ठीक है, अगर आप सिर्फ इंसानियत के तौर पे, इंसान के तौर पे सोचें ना, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो पानी यार किसी का नहीं रोका जाता, दुश्मन का भी पानी नहीं रोका जाता। भाई जो बच्चे इंडिया से मुझे सुन रहे हैं ना, वो ज़रा ध्यान से सुने, ये बात पॉलिटिक्स की नहीं है, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, इंडिया पाकिस्तान की नहीं है। आप ज़रा थोड़ा सा दिमाग पे अपने थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें। ये 25 करोड़ आवाम जो है ना, ये इंसान हैं, यहाँ औरतें हैं, बच्चे हैं, पानी चाहिए, पानी की ज़रूरत है ना यार। दुश्मन का भी पानी नहीं बंद करते भाई। आप ऐसा कर रहे हैं, आप अपने वो जो हैं आपके शहज़ादे नरेंद्र मोदी, जिनके दिमाग में सिर्फ जो है ना हिंदू मुसलमान, उसके अलावा कोई तीसरी बात ही नहीं आती, आप इनको वोट न दें, अगले इलेक्शन में इनको वोट न दें। नहीं तो ये ऐसे लोग जो दुश्मन का पानी बंद कर सकते हैं ना, वो आपका भी पानी बंद कर देंगे जी। ये बात जहन में रखें, पैसा मार देंगे आपको भी, क्योंकि ये इंसान ही नहीं होते, ये इंसान ही नहीं होते जो पानी बंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहरहाल ये 6 दरिया जो हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, सिंध तास मुआहदे के तहत, ये 6 दरिया जो हैं, इनमें से 3 दरिया पाकिस्तान की तरफ आते हैं और 3 दरिया जो है वो इंडिया की तरफ जाते हैं। तो ये 3 दरिया जो पाकिस्तान की तरफ आते हैं, इनके अंदर से हमारे पास इंडस है, रावी, सतलज, ब्यास, ये तो इंडिया की तरफ जाते हैं, और सिंध, दरियाए सिंध, जहलम, और एक और है, दरियाए सिंध है, दरियाए जहलम है, दरियाए चनाब है। तो ये 3 दरिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ आते हैं। ठीक है, इस सारे सिनेरियो को आप समझेंगे ना, तो आपको ये इरिगेशन सिस्टम समझ में आएगा। तो अब ये 3 दरिया जो यहाँ पर आ रहे हैं, इन 3 दरियाओं से नहरें निकाली जाती हैं। देखिए, नहर का सिस्टम ये होता है, ये दरिया जो है ना एक आ रहा है, ये दरिया आ रहा है बहता हुआ। अच्छा, पानी, पाकिस्तान का नक्शा मैंने बताया था ऐसे है, इनक्लाइंड। तो पानी जो यहाँ से बहता हुआ आ रहा है, मतलब ये 6 दरिया जो आ रहे हैं, 3 इंडिया की तरफ, 3 पाकिस्तान की तरफ, ऐसे बहते हुए ये 3 दरिया अब ये फ्लो होते हुए नीचे आ रहे हैं। ये है मीठा पानी। ऊपर स्नोफॉल हुई थी ना, पहाड़ों पे बर्फ़बारी हुई थी, तो बर्फ़बारी जो है वो बर्फ़ कहाँ से आई? ये बर्फ़ पहले क्या थी? ये पानी था। ये पानी कहाँ से आया? ये समंदर से आया। समंदर कहाँ है? ये रहा समंदर। इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान है पूरा, और उसके साथ ये ईरान आ जाता है, ईरान। तो ये समंदर है वो अरबियन सी कहलाता है। ठीक है, तो ऊपर से पानी जो आ रहा है, अब समंदर का पानी जो है, ये अरबियन सी जो है, बहिरा अरब जिसको कहते हैं, ये जो पानी है ये सॉल्टी है। आपको पता है समंदर का पानी नमकीन होता है, किसी इस्तेमाल में तो आ नहीं सकता। आप जो है इससे कपड़े भी नहीं धो सकते, पौधों को नहीं दे सकते, पी भी नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ताला का यहाँ पर एक निज़ाम मौजूद है कि यहाँ पर गर्मियों में धूप पड़ती है, उसकी हीट से वेपर्स बनते हैं, आबी बुखारात बनते हैं, यही वेपर ऊपर जाते हैं, और जब ये वेपर, वाटर वेपर यहाँ आते हैं, तो पहले यहाँ क्योंकि ठंडक होती है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो है वो क्या होता है कि ये वाटर वेपर्स पहले पानी के कतरों में कन्वर्ट होते हैं, रेन, लेकिन ठंडक इतनी ज़्यादा होती है कि ये पानी के कतरे फ़ौरन ही आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही आइस जो है स्नोफॉल की सूरत में गिर रही होती है इन पहाड़ों पे, और जमा होती रहती है। हज़ारों लाखों सालों से ये काम हो रहा है। तो ठीक ठाक पानी है ग्लेशियर्स में, ज़ख़ीरा जो है, और गर्मियों में यही बर्फ़ जो है वो पिघलती है, जिससे ये दरिया आते हैं। अब ये जो पानी ऊपर ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये जो समंदर से पानी वेपर्स की शक्ल में जा रहा है, आबी बुखारात की शक्ल में जा रहा है, ये पानी मीठा है। ये बात जहन में रखिएगा। उसमें सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट पीछे ही रह जाता है, सॉल्ट वेपराइज नहीं होते, सिर्फ पानी जो है वो वेपराइज होता है। तो पानी जो है वेपर बन के जो ऊपर जा रहा है वो मीठा पानी है। ठीक है, और यही पानी, यही वाटर वेपर्स आगे जाके रेन, और यही वाटर वेपर्स आगे जाके स्नोफॉल, ये बन जाते हैं। तो बहरहाल बात कहने का मकसद ये है कि ये मीठा पानी अब आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा है, तो ये फ्लोइंग डाउन होता हुआ नीचे आएगा, और कहाँ चला जाएगा? पानी नीचाई की तरफ जाता है ना भाई, तो यहाँ से भी पानी फ्लो डाउन होता हुआ तीनों दरियाओं का पानी आएगा, और फाइनली कहाँ गिर जाएगा? अरबियन सी में, अरबियन सी में, अरबियन सी में। अब हमें इतना काम करना है कि भाई ये पानी जो है ये ज़ाया ना हो, ये जो मीठा पानी ऊपर से आ रहा है ये अरबियन सी के अंदर न जाए, क्योंकि
समंदर में जाके अगर ये गिर गया मीठा पानी तो बेकार है ना फिर। तो इसीलिए यहाँ पर हम डैम बनाते हैं और डैम बनाने के बाद पानी को स्टोर कर लेते हैं। 2 बड़े डैम हैं पाकिस्तान के पास, मंगला और तरबेला, इसके अलावा और छोटे भी हैं। तो इस डैम के अंदर वाटर की स्टोरेज हो जाती है। इसके अलावा छोटे छोटे डैम हैं, उनमें भी स्टोरेज हो जाती है। इसके अलावा एक काम और यहाँ किया जाता है कि ये जो 3 दरिया आ रहे हैं, जिसमें से एक दरिया ये मैंने आपको दिखा दिया, ये एक दरिया है, इससे नहरें निकाली जाती हैं जी, जिसको कैनाल कहते हैं, कैनाल। अब क्योंकि पानी यहाँ से, ये 3 दरिया यहाँ से आ रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ से एक नहर निकाल दी, यहाँ से नहर निकाल दी, यहाँ से एक नहर निकाल दी, यहाँ से नहर, यहाँ से नहर, इनको नहरें निकालना कहते हैं दरियाओं से, ठीक है। तो एक जो है नहर यूँ निकाल दी गई। अब क्या होगा, ये पानी जो फ्लो होता हुआ यहाँ आ रहा है, यही इधर आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये क्या कहलाएगी, ये कैनाल कहलाएगी। इसी से और छोटे रास्ते निकाल दें तो पानी यहाँ आ जाएगा। इसी कैनाल, इसी नदी से एक बड़ा सा नाला निकाल दें, ये आ गया, ये बड़ा सा नाला जो है वो, और यही नाला आगे जा रहा है कहाँ, आपकी फसलों की तरफ, आपकी क्रॉप्स की तरफ, आपकी क्रॉप्स की तरफ जा रहा है। तो ये पूरा नेटवर्क है नहरों का। दुनिया में सबसे बड़ा नहरी निज़ाम, द बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान हैज़, पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम। और यहाँ से पंजाब और सिंध से नहरें निकाली जाती हैं। आपको पता है कि पंजाब और सिंध कलेक्टिवली ये जो है ये मैदानी इलाका है, यहाँ पर कल्टीवेशन होती है, खेतीबाड़ी होती है, इरिगेशन होती है। ये जो KPK है ये पहाड़ी इलाका है, माउंटेनियस रीजन है, और बलूचिस्तान जो है ये ड्राई एरिड जो है वो है, और यहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं हो सकती। तो कल्टीवेशन जो होती है, एग्रीकल्चर जो होती है, इन 2 सूबों में ही होती है। बलूचिस्तान के अंदर मिनरल्स मौजूद हैं, मादनियात मौजूद हैं, कॉपर, गोल्ड वगैरह, और KPK के अंदर पहाड़ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर पानी स्टॉक किया जाता है, डैम बनाए जाते हैं, बिजली बनाई जाती है, ठीक है। तो बड़ा ब्यूटीफुल जो है हमारी ज्योग्राफी है पूरे मुल्क की। समझ में आ रही है बात आपको। तो बहरहाल इसी से बनता है ये कैनाल सिस्टम, इसको कहते हैं नहरी निज़ाम, नहरी निज़ाम। अब सोचिए ज़रा, ये जो 3 दरिया यहाँ से आ रहे हैं, इससे नहरें निकाल के यहाँ पर बलूचिस्तान जो है, यहाँ पर भी नहरें निकाल के बलूचिस्तान में भी जो है वो पानी पहुँचाया जाता है। तो ये सारा निज़ाम जो है नहरों का, इसको कैनाल सिस्टम कहते हैं, इसको इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। आपकी इरिगेशन के अंदर, आपके आबपाशी के निज़ाम के अंदर दरिया आ जाते हैं, डैम आ जाते हैं, नहरें आ जाती हैं, नदी नाले आ जाते हैं, बैराजेस आ जाते हैं, हेडवर्क्स आ जाते हैं। समझ में आ रही है बात। ये सब कलेक्टिवली कहलाता है इरिगेशन, और इसी की डिटेल जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है भाई। तो सारा ओवरव्यू जहन में बन गया। अब आगे चलते हैं, इसके पॉइंट्स ले लेते हैं। बैराज की भी डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। ये बैराज क्या होता है, हेडवर्क्स क्या होते हैं, कितने हेडवर्क हैं, कितने बैराज हैं, ये सब कुछ भी मैं आपको बताऊंगा। तो इरिगेशन की तरफ अब इसके पॉइंट्स ले लें। इरिगेशन के पहला पॉइंट जो है 73% एरिया अंडर कल्टीवेशन। पाकिस्तान का जितना एरिया है ना, 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर, ये जो रकबा है, ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया का 73% जो है वो काबिल काश्त है। 73% एरिया जो है वो क्या है, अंडर कल्टीवेशन, काबिल काश्त है, अंडर कल्टीवेशन। डिपेंड्स ऑन, अब ये जो कल्टीवेशन हो रही है, ये जो काश्तकारी हो रही है, ठीक है, ये जो काश्तकारी हो रही है, खेतीबाड़ी हो रही है, डिपेंड्स ऑन, ये किस पे इन्हिसार करती है। डिपेंड का मतलब इन्हिसार करना। डिपेंड्स ऑन, किस पे ये इन्हिसार कर रही है, इरिगेशन, इरिगेशन के ऊपर, इसी आबपाशी के निज़ाम के ऊपर, इसी नहरी निज़ाम के ऊपर, इन्हीं दरियाओं के निज़ाम के ऊपर, इन्हीं डैम, बैराजेस, हेडवर्क्स के निज़ाम के ऊपर ये डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन इरिगेशन बाय कैनाल्स, ट्यूब वेल्स। इरिगेशन सिस्टम में क्या आ जाती हैं? कैनाल्स, नहरें आ जाती हैं, ट्यूब वेल आ जाते हैं, ट्यूब वेल्स, वेल्स आ जाते हैं, कुएं, कार रेज आ जाता है। ये कार रेज क्या है? अंडरग्राउंड नालियों का नेटवर्क है। अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर नालियाँ बिछाई गई हैं, ठीक है, ताकि ज़मीन के अंदर से पानी होता हुआ जाए एक जगह से दूसरी जगह। ये कार रेस का सिस्टम, ये ज़मीन दोज़ नालियाँ, ये ज़मीन अंडरग्राउंड जो है वो, ये जो नालियाँ हैं, इसका जो सिस्टम है वो कार रेस कहलाता है और ये बलूचिस्तान में है। ऊपर क्यों नहीं बना दी जाती? क्योंकि गर्मी बड़ी शदीद होती है, ठीक है, पानी जो है बड़ी तेज़ी के साथ वेपराइज हो जाएगा वहाँ पर, इसीलिए अंडरग्राउंड जो है वो नालियाँ बनाई जाती हैं, उनका पूरा नेटवर्क बनाया जाता है, बलूचिस्तान के अंदर है। इस नेटवर्क को, अंडरग्राउंड लाइंस के नेटवर्क को कार रेस कहा जाता है। तो कैनाल्स के ज़रिए, ट्यूब वेल्स के ज़रिए, कार रेस के ज़रिए। एनुअल रेनफॉल जो है पाकिस्तान की इतनी नहीं है। एनुअल रेनफॉल मतलब सालाना बारिश जो है पाकिस्तान की इतनी नहीं है। 250 mm, 250 मिलीमीटर है, ठीक है। और ये क्या है? वेरी लो, ये बहुत कम है, वेरी लो। और अनसर्टेन है, गैर यकीनी है। यानी कि सालाना जो बारिश पड़ती है पाकिस्तान में वो 250 मिलीमीटर है और ये बहुत कम है। और अनसर्टेन, गैर यकीनी है कि होगी भी या नहीं होगी, ठीक है। पाकिस्तान के पास जो है बिगेस्ट कैनाल सिस्टम है। पाकिस्तान के पास बिगेस्ट कैनाल सिस्टम है, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। बिगेस्ट कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है भाई। वाइड नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, वाइड का मतलब है वसी, बहुत बड़ा। वाइड नेटवर्क बड़ा वसी जो है वो नेटवर्क है किसका? ऑफ कैनाल्स, नहरों का। लेकिन कौन से दो सूबों में? सिंध में और पंजाब में, क्योंकि कल्टीवेशन यहाँ पर होती है ना, खेती बाड़ी यहाँ पर होती है, ठीक है भाई। ऑपरेटेड थ्रू, और इस निज़ाम को किस चीज़ के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है? ये जो इतना बड़ा कैनाल सिस्टम है हमारे पास, इस निज़ाम को चलाया जो जा रहा है वो किस तरह चलाया जा रहा है? किसकी मदद से ये ऑपरेट किया जा रहा है? ऑपरेटेड थ्रू हेडवर्क्स के ज़रिए। ये बताऊंगा आगे ये हेडवर्क्स क्या होते हैं। हेडवर्क्स, बैराजेस और डैम्स, बैराजेस और हेडवर्क्स की मदद से इस पूरे कैनाल सिस्टम को ऑपरेट जो है वो किया जाता है, ठीक है भाई। बाकी जो है इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बलूचिस्तान पे टाइप्स ऑफ कैनाल हैं उनको डिस्कस करेंगे अगले पार्ट के अंदर। पेरिनियल कैनाल्स, नॉन पेरिनियल कैनाल्स, इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। इस तरह ये टॉपिक जो है वो तमाम हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।